पर पहली चीज़ तो ये कि वृंदा करात, दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और हिंदुस्तान की सारी सेक्युलर लोगों को उनको एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चाहिए। और जो भी लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये लोग जो यूज़ करते हैं, उनको चाहिए कि वो वृंदा करात और दुष्यंत दवे के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं वो उनको उनको मतलब मिलियन में पहुंचा दे हैं। ये वो लोग हैं जहाँ पे सब दुबके पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ दुबकी पड़ी हुई हैं, वहाँ पे ये एक औरत वृंदा करात इतनी हिम्मत दिखाती है कि बुलडोज़र के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। अगर इसकी जगह पे सोनिया गांधी या राहुल गांधी होते तो आज जो कांग्रेस आई आईसीयू में भर्ती है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो कांग्रेस आई ने के बाद एक हेल्दी पार्टी, एक हेल्दी अपोजिशन बन के बाहर आती। बट कांग्रेस आई की प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी जो अपने छुन्नू मुन्नू लोगों से करवाते हैं, जिनको 2-2, 5-5 रुपये दे करके उन्होंने रखा हुआ है कि सोशल मीडिया पे वो ट्वीट करते हैं वो, और कांग्रेस आई की सबसे बड़े लीडरशिप जो है वो ट्विटर पे आकर के पॉलिटिक्स करती है। तो अगर आप धूप में खड़े होकर के और लाठी खाने के लिए और जेल जाने के लिए और शोल्डर रब करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अब और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप उसे अपोजिशन में अगर आप अपोजिशन का सही चेहरा बनना चाहते हैं तो आपको अब ये सब सड़क पे आके करना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, तो लोग आपके पीछे खड़े होंगे। हम अगर आज जाकर के रोड पे खड़े होकर के कोई बात करते हैं झंडा लेकर के या एक प्ले कार्ड लेकर के, तो हमको तो पुलिस डंडे मार के अंदर कर देगी, आपको नहीं करेगी। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो एकदम सिंपल सी बात है, आप आगे आइएगा तो आज लोग आएंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ स्टे ऑर्डर और सिर्फ झिड़की देना ऑफिसर्स को काफ़ी नहीं है। मैं ऐसे ऑफिसर्स को आप जेल भेजिए, क्योंकि अगर वो ऑफिसर्स जेल नहीं जाते हैं तो बाकी के जो न्यूट्रल ऑफिसर्स जो चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस का ऑर्डर न लें बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर के तहत काम करें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी तरफ से कोई खड़ा नहीं होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑफिसर्स को जेल में भेजती है तो कल को वो न्यूट्रल ऑफिसर्स के पास में एक स्टैंड होगा पॉलिटिशियन मास्टर्स को बोलने के लिए कि दोस्त हम आपकी बात तो सुन नहीं सकते क्योंकि ये लॉ बुक में नहीं है, हमको जेल नहीं जाना है। लेकिन अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो मुझे लगता है कि फिर ये एक तरह की गिमिक है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टे ऑर्डर से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं तो आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आपको इनको रोकना है तो आपको बिल्कुल उन लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जितने भी हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर मतलब क्या बना, वो फिर आ जाएंगे अगले हफ्ते किसी और के साथ ये करने के लिए। एनीवे, तो वो जो न्यूट्रल लोग हैं, न्यूट्रल ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, थैंक यू कि आप हैं। और लेकिन आप लोग आवाज़ उठाइए प्लीज़, आप लोग आवाज़ उठाइए। आप लोगों की खामोशी दीमक चाट जाएगा इस मुल्क को। तो आज वो जो 39% जो हिंदू जो बीजेपी के और आरएसएस के बहकावे में आकर के उनके साथ खड़े हैं, उनमें से 20% तो ऐसे हैं, 20% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो बस हल्ला कर रहे हैं, मतलब वो जहनी मरीज़ हैं, बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको नफ़रत या झगड़ा या उनके ऊपर पत्थर बरसाने की ज़रूरत नहीं, उनको इलाज की ज़रूरत है, वो बीमार लोग हैं। अब बचे 18%, 10% ऐसे हिंदू हैं आज की डेट में आरएसएस और बीजेपी के साथ में जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जिनको ये पता है कि ये राइट टाइम है बीजेपी के साथ होने का, क्योंकि आप अपना जो भी फ़ायदा उठा सकते हो, पॉलिटिकली, सोशली, जो भी आप एडवांटेज ले सकते हो ले लो। तो 10% वैसे लोग हैं और 20% वो लोग हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, वो गालियाँ दे रहे हैं खड़े होकर के, का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। अब आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी ताकत होगी। रहे बाकी के 8 और 9% लोग, ये वो लोग हैं जिनकी तरफ मुसलमानों का ध्यान होना चाहिए। ये वो 8-9% लोग हैं जो मुसलमानों से जेन्युइनली नफ़रत करते हैं और पैरानोइया का शिकार हैं। इनको इंटरनेशनल ताकतों ने जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से इनके दिमाग में पैरानोइया पैदा कर दिया है, और पैरानॉय हैं
इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान जो है कभी भी जिहादी बन सकता है और पूरे मुल्क को जो है बम लगा के उड़ा सकता है। इनकी जो नफ़रत है वो, उसमें बहुत सारी नफ़रत जस्टिफाइड है। वो 9-10%, 8% जो लोग हैं आज आरएसएस और बीजेपी के, जो मतलब पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो उनके थिंक टैंक हैं उनको तो आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो पूरा सेट है। उनके बाल बच्चे अमेरिका ब्रिटेन में जाकर के पढ़ते हैं, उनको तो बस सत्ता चाहिए, उनको ताकत चाहिए। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पब्लिक में जो 8-9% लोग हैं जो जेन्युइनली बिलीव कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के ऊपर, उनको समझने की, उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि दोस्त आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये 20% चेंज हो जाएंगे। यही वो लोग हैं जो नीचे के 20% को हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग उन तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास में थिंक टैंक हो। हम लोग दो तरह से मारे जाते हैं, एक अपनी बेवकूफ़ी से और एक अपने लेज़ीपन से। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लेज़ीनेस है, इनएक्टिविटी है, और दूसरा हमारा दुश्मनी जो है, जो हमारे साथ हम जो खुद अपने साथ करते हैं, वो हमारी बेवकूफ़ी है। पिछले हफ्ते में 10-12 घंटा में कौन से मुस्लिम को, कौन से लीडर को ऐसी बात करते हुए सुना जिसको सुनने के बाद आपको लगा कि हाँ यार ये तो सही आइडिया है, इस पर अमल करना चाहिए। हम लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, सब मिलके प्रॉब्लम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं बीजेपी ऐसा है, ओ देखो ऐसा कर रहा है, वो देखो हिटलर बन गया, वो ऐसा कर रहा है। मालूम है उनको, वो चाहते हैं कि तुम ऐसा बोलो। आप जितना ऐसा बोलेंगे उतना उनको फायदा होगा। आप उनको ये क्यों बोल रहे हो? आप सॉल्यूशन कहाँ दे रहे हो? कौन सॉल्यूशन दे रहा है? प्रधान की एक पॉलिटिकल पार्टी 15-20% लोगों को लेकर के पागल बना के बैठी हुई है, तो ये तो देश की बीमारी है, ये मुसलमानों की बीमारी नहीं है। हिंदुत्व मुसलमानों का टेंशन नहीं है, हिंदुत्व हिंदुइज्म का कैंसर है। वो हिंदुइज्म को ख़त्म करेगा, मुसलमानों को कैसे ख़त्म करेगा? मुसलमान को यहूदी और ईसाई और क्रूसेड ख़त्म नहीं कर सके, ये क्या ख़त्म करेंगे? हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस कैंसर को रोकने की कोशिश करें, बीइंग अ मुस्लिम नहीं, बीइंग एन इंडियन इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें, जिस तरह से हमारे 40-50% हिंदू लोग कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, हम तो चीख रहे हैं बस, चीख भी नहीं रहे होता है। और एक होता है इकोनॉमिक हिटमैन है, उसी तरह से अमेरिका के पास में एक टीम है जो हिटमैन का काम करती है, जो दुनिया की कंट्रीज़ को जब देखती है कि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है, तो वो इकोनॉमिकली उसको डाउन लाने के लिए, नीचे लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, और उसमें वो सब कुछ करती है। कभी पॉलिटिशियंस खरीदती है, कभी अनरेस्ट फैलाती है। आप सोचिए कि नीरव मोदी, माल्या और इस टाइप के जितने भी लोग हैं जो पैसे लेके भागते हैं, वो अफ्रीका के कंट्री में नहीं जाता, वो हांगकॉन्ग चाइना नहीं जाता, वो पाकिस्तान नहीं जाता, वो सऊदी अरब कुवैत नहीं जाता, वो अंग्रेज़ों के पास जाता है, अंग्रेज़ों के पास जाता है। तो ये हिटमैन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने कंट्री में इकोनॉमिक हिटमैन तो नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग दूसरी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है जापान की, गो स्लो। जब जापानी लोग अपने सरकार से नाराज़ होते हैं और स्ट्राइक पे जाते हैं, तो वो ये नहीं करते कि झंडा उठाया और रोड पे आके बैठ गए, ट्रेन के आगे बैठ गए, बस के आगे लेट गए और बोला बस खलास काम ख़त्म, काम बंद। नहीं, उनको अपनी कंट्री से जो मोहब्बत है वो रखते हैं कि जो ज़रूरी काम है वो होना चाहिए। और क्या करते हैं पता है आपको? गो स्लो की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। गो स्लो, काम स्लो कर देते हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान की सरकार को, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बॉस आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो यार, और हमारा कोई मैच ही नहीं है। पब्लिक कभी भी स्टेट के पावर से मैच नहीं करती। आप स्टेट पावर लेकर के पब्लिक के ऊपर चढ़े आ रहे हो, आप स्टेट पावर को पर्टिकुलरली मुस्लिम मोहल्लों के ऊपर बुलडोज़र लेकर के चढ़ रहे हो। ये इंसाफ तो नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान का बहुत सारा हिंदू देख करके रो रहा है कि यार ये गलत हो रहा है, अनलेस जो आपके पैदा किए हुए जाहिल लोग हैं उनको छोड़ करके। मैक्सिमम तालीम याफ्ता, समझदार और अच्छे लोग जो हैं, तालीम याफ्ता न भी हों, अगर अच्छे हिंदू हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देख के खुश नहीं हैं। तो हमारा काम ये है, आज की डेट में हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम इकोनॉमिकली गो स्लो हो जाएंगे। देखिए, मुसलमान सरकारी नौकरी में ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट नौकरी में भी ज़्यादा नहीं है। हम ज़्यादातर तो अपना कारोबार अपने पीठ
अपनी पीठ फाड़ के, अपना पसीना निकाल के ही कमाते हैं, है ना। और बहुत सारे, मेरे ख्याल से 75-80% मुसलमानों के पास में राशन कार्ड भी नहीं है, वो राशन भी नहीं लेते। तो सरकार को हम सिर्फ टैक्स देते हैं और गालियाँ सुनते हैं और लाठी खाते हैं, सरकार से कुछ लेते नहीं हैं। तो हमको गो स्लो करने की ज़रूरत है। गो स्लो कैसे होगा पता है आपको? सबसे पहला स्टेज कि आप अभी ये तय कर लीजिए। देखिए, हम लोगों को हम लोग जो है ना रिएक्शनर हो गए हैं, रिएक्शनरी, इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। हिजाब की बात आई, हिजाब ये तो जुल्म है। मस्जिद की बात आई, मस्जिद ये तो जुल्म है। और बीजेपी के पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लाते जाएंगे, आप रिएक्ट करते रहेंगे, आप कभी प्लान नहीं कर पाएंगे, आप कभी एक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, आप अपने घर से बाहर निकल के रोड पे नहीं जा रहे हैं, तो आप कहाँ से सब कुछ चेंज कर लेंगे? तो अगर आप सही मायने में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी राय है, गौर से समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टाइम है एक्ट करने का। जहाँ पर आपको सही मौका नज़र आए वहाँ आप एक्ट कीजिए। कैसे? ईद में जो अगर आपका बजट 20,000 रुपये खर्च करने का था या 10,000 रुपये खर्च करने का था, उसको 90% डाउन कर दीजिए। और उसको अगर 20,000 करने वाले थे तो 2,000 कीजिए, 10,000 करने वाले थे तो 1,000 कीजिए। इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि बॉस, हम लोग सिर्फ डंडा उठा के, पत्थर उठा के करने वाले नहीं, हम और भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक्ट नहीं करते, हम लोग जज्बात में सोडा वाटर की तरह हुस उड़ते हैं, लेकिन कभी किसी चीज़ पर कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। और ये वो वक्त है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखा ना अपने किसी एक्ट में, तो आप तबाह हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे। कि आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, पहली चीज़ ये। दूसरा स्टेज, आपने राइट में ज़िंदगी जिया है ना, जब दंगा होता है, कर्फ्यू लगता है, तो वो लाइफ आपने देखा है। प्लीज़ आने वाले 10 साल तक प्रिटेंड कीजिए कि आपका शहर जल रहा है, आप दंगे के बीच में रहते हैं। दंगे के बीच में आप रहते हैं तो क्या करते हैं? मिनिमम खर्चा करते हैं, कम से कम पैसे में अपना घर चलाते हैं, कम से कम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतों में भी उन ज़रूरतों को पूरी करते हैं जिसको पूरा किए बगैर काम नहीं चल सकता, वो कीजिए। इकोनॉमी को इस तरह ये कीजिए, आप अपने पास सेविंग कीजिए, सेविंग बढ़ाइए अपनी, खर्च एकदम कम कर दीजिए, सेविंग एकदम बढ़ा दीजिए। और जिस तरह दंगे की हालत में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कोऑपरेट करने के लिए दौड़ पड़ता है, वो स्ट्रैटेजी को रेगुलर लाइफ में लाइए कि जहाँ पे आप कर सकते हैं कीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने भाई, भतीजे, बहनोई, साला, मामू, चाचा, काका, नाना, दादा, जिनको भी जानते हैं पर्सनली, उन तक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिल बैठ के बात कर सकें और मैं आपको जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूं। अभी भी बोलने का मेरा दिल कर रहा है, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है। प्लीज़ समझिए बात को, पैसे पूरा बचाइए, बिल्कुल ऐसे रहिए जैसे आप अभी राइड के दौरान जी रहे हों। ईद में अपने खर्चे को एकदम स्लो डाउन, गो स्लो। आज हमारा जो स्लोगन होना चाहिए वो होना चाहिए, गो स्लो।